नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पापा नौकरी छूट गई। मैं छत से नीचे आया और पूछा, माँ सामान पैक हो गया है? माँ ने कहा, विनय बेटा सब रख दिया है, तुम्हारे कपड़े, रोजमर्रा की चीजें, घी अचार। मैं बोला, अरे माँ तुमने घी अचार यह सब क्यों पैक कर दिया? माँ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, लेते जाओ। अरे माँ तुम्हें पता नहीं है, बेंगलुरु में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम खाने के साथ इन सब चीजों को रखोगे तो मेरी याद आ जाएगी। इतना कहते ही माँ की आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ तुम क्या बात करती हो, तुम्हें याद करने के लिए मुझे इन सब चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माँ चिंतित स्वर में बोली, बेटा तुम पहली बार बनारस से बेंगलुरु नौकरी के लिए जा रहे हो। इतना बड़ा शहर है, पता नहीं तुम कैसे रहोगे। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, क्लास फर्स्ट से इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई मैंने बनारस में रहकर पूरी की है। और माँ, आज तक मैं तुम लोगों के बिना न रहा हूँ, ना ही कहीं गया हूँ। पर माँ, नौकरी के लिए तो हमें शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, हाँ बेटा, पता है, बेंगलुरु में अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। ये कहकर मैं अपने मित्रों से मिलने बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद मैंने अपना सामान चेक किया और जाकर अपने कमरे में बेड पर लेट गया। जैसे ही मैंने आंखें मूंदी, बचपन से लेकर आज तक का समय उसके मानस पटल पर अंकित हो गया। बचपन से लेकर आज तक माँ ने अपनी ममता और पिता ने अपना कर्तव्य मेरे प्रति बखूबी निभाया है। उसे बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी जगह होगी, उसके मन में संदेह हुआ। ठीक ढंग से अपनी नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं? वहां का रहन सहन कैसा होगा? वहां का खाना पीना कैसा होगा? बस इसी कसम कस में मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रोज की तरह सुबह माँ ने आवाज दी, बेटा सोकर उठ जाओ, बेंगलुरु जाना है। मैं तुरंत ही बिस्तर पर से उठ गया। पापा मम्मी ने मुझे बनारस एयरपोर्ट तक विदा किया। शाम को बेंगलुरु एयरपोर्ट से मैंने होटल के लिए एक टैक्सी ली। होटल में मुझे 50 और लड़के लड़कियां भी मिले, जो मेरी ही तरह जॉब करने उसी कंपनी में आए थे। दूसरे दिन जब वह सब कंपनी में पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ और सभी ने अपनी अपनी नौकरी की शुरुआत की। कह सकते हैं कि सभी ने अपनी दूसरी यात्रा आरंभ की। सभी के मन में नौकरी को लेकर एक नया उत्साह था, पर किसी को नहीं पता था कि इस यात्रा का अंत कहाँ है। दूसरे दिन सुबह से मेरी ऑफिस की 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। मैंने कंपनी में अपने ही साथ काम करने वाले एक लड़के सुधीर के साथ रूम शेयर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऑफिस का काम बदस्तूर चलने लगा। एक दिन मैं बैठा अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी अचानक पीछे से एक लड़की ने आवाज दी। मैं झटके से मुड़ा तो देखा मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मोनिका खड़ी थी। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या बात है? मोनिका ने कहा, आज मेरी जन्मदिन है। मैंने बधाई दी। जन्मदिन मुबारक हो। मोनिका ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ऐसे ही मुबारकबाद देते हैं क्या किसी को? मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। अरे यार, कम से कम हाथ मिलाकर मुबारकबाद देते। शर्माते हुए मैंने हाथ मिलाया और बोला, मोनिका जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। फिर मोनिका बोली, मैं तुमको आज शाम की पार्टी के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। मैंने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है, तुम सादर आमंत्रित हो। मैंने बोला, अच्छा ठीक है। इसके बाद मोनिका एक मुस्कुराहट बिखेर कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कुछ समय के लिए मेरा मन मोनिका की तरफ चला गया। मोनिका एक धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी और दिल्ली की रहने वाली थी। उस समय वह शुद्ध भारतीय परिवेश में थी और बहुत खूबसूरत और शालीन लग रही थी। ऑफिस में काम करने वाली और लड़कियों से बिल्कुल अलग। इसलिए शायद मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जाता था। मैंने अब तक लड़कियों से कोई खास मेल जोल नहीं बनाया था, पर हर लड़के की किसी लड़की को लेकर एक खास कल्पना होती है।
मैं मोनिका को काफी हद तक अपनी कल्पना के रूप में देखता था। वो भारतीय परिवेश का पहनावा, वो चेहरे पे लटके खुले बाल, वो दिल को सुकून पहुंचाने वाली मुस्कुराहट। तभी वेटर ने आकर मेज पर चाय रख दी और मेरा ध्यान मोनिका से वापस आ गया। जब मैं और सुधीर मोनिका की पार्टी की तरफ चले, हम तो शायद सबसे पहले ही पहुंचे थे। अभी मोनिका भी नहीं आई थी। धीरे धीरे पार्टी में सारे लोग इकट्ठे होने लगे। अचानक मोनिका ने होटल में प्रवेश किया। मोनिका बिल्कुल अलग लग रही थी। जैसे मेरे मन में उसकी छवि थी, उसके बिल्कुल विपरीत। उसने वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर भारी मेकअप था। उसने प्रवेश करते ही सबका अभिवादन किया। अब सब एक बड़े मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। केक काटने की प्रक्रिया के बाद वेटर ने ड्रिंक सर्व करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मुझे छोड़कर किसी और ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास नहीं पकड़ा है। मोनिका मेरे पास आई, उसके हाथ में भी हार्ड ड्रिंक का ग्लास था। उसने मुझसे पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं हार्ड ड्रिंक नहीं पीता। मोनिका ने हंसते हुए कहा, कोई भी आदमी कोई भी चीज पहली बार करता है। वो मेरे पास से चली गई। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सबको घूर रहा था और इस टाइप की पार्टी का अनुभव कर रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, सब पर नशा हावी होता जा रहा था। सभी लड़के लड़कियां अपने आप में मस्त होकर पार्टी का एंजॉय कर रहे थे, सिवाय मेरे। मैं चुपचाप लोगों को देख रहा था और अंततः पार्टी रात के डिनर के साथ समाप्त हुई। सब अपने अपने घर को जाने लगे। किसी से भी ढंग से चला नहीं जा रहा था, पर सभी सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त लग रहे थे। जैसे ही मैं चलने को हुआ, मोनिका ने नशे में मेरा हाथ पकड़ा और बोली, विनय, इस वक्त मैं बहुत नशे में हूँ। कृपया मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? एक बार को तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, पर फिर मैंने कहा, अच्छा चलो। मैंने महसूस किया कि मोनिका से नशे की वजह से नहीं चला जा रहा था। मैंने होटल के बाहर एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को मोनिका के पते पर ले चलने के लिए कहा। मोनिका ने नशे की हालत में कहा, लगता है तुम्हें मेरी पार्टी पसंद नहीं आई। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इस तरह की पार्टी मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं, तो मैं आनंद कैसे लेता। इसके बाद मोनिका अपना सर मेरे कंधे पर रखकर सो गई थी। मैंने मोनिका को उसके घर छोड़ा और अपने घर वापस आ गया। मैं बेड पर लेट गया और सोचने लगा पार्टी के बारे में। जमाना तेजी से भाग रहा है। पता नहीं इस प्रकार की संस्कृति में रह पाऊंगा या छोड़कर भाग जाऊंगा। पर इतना अवश्य था कि मेरे मन में मोनिका को लेकर जो अब तक की छवि थी, उससे मुझे बहुत धक्का लगा था। मैंने अपने आप को समझाया, इसमें मोनिका की कोई गलती नहीं है। शायद गलती मेरी है। मैं आज के समाज के हिसाब से बहुत धीमा हूँ। इसी कसमकस में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। दूसरे दिन शाम को मोनिका का फोन आया। मैंने मजाक में पूछा, नशा उतरा कि नहीं? मोनिका ने भी हंसते हुए कहा, मेरा मेरा तो नशा उतर गया, पर कभी कभी तुम भी नशे में आना सीख लो। उसने मुझे कल रात के लिए धन्यवाद दिया। मैं मुस्कुराया, हाँ, अब मुझे लग रहा है तुम्हारा नशा उतर गया। समय बीतने लगा। हम लोग ऑफिस में परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम करने लगे। पर इस दौरान मोनिका से मेरी बातचीत में काफी इजाफा हुआ। पर हमारी सारी बातचीत ऑफिस में खाली समय में मिलने तक ही सीमित थी। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मोनिका का व्यवहार मेरे प्रति काफी दोस्ताना हो गया है। धीरे धीरे एक साल बीत गया। इधर बीच में मेरी सैलरी काफी बढ़ गई, तो मैंने उस पैसे से बाइक खरीद ली। या पैसे बढ़ने के साथ मेरी जरूरतें भी बढ़ने लगी। घर से ऑफिस में बाइक से आने जाने लगा। इसका मुझे फायदा यह मिला कि मैं कभी कभी शाम को लौटते वक्त मोनिका को उसके घर तक छोड़ देता था। एक दिन ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई। उस दिन मोनिका ने मुझसे कहा, विनय, रात को काम खत्म होने के बाद इकट्ठे ऑफिस से निकलते हैं। मैंने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैंने मोनिका को उसके घर ड्रॉप किया। मोनिका ने मुझे रोकते हुए कहा, विनय, आज रात का खाना बाहर से मंगा लेते हैं। तुम भी खाना मेरे साथ खाने के बाद अपने घर चले जाना। मोनिका ने खाने का ऑर्डर कर दिया। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, विनय, अभी खाना आने में 1 घंटा लग जाएगा। तब तक तुम कुछ लेना पसंद करोगे? ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। पता नहीं क्या बात थी, मुझे भी तो ताव आ गया। मैंने भी जोश के साथ कहा, आज मैं वही लूंगा जो तुम लोगी। बस फिर क्या था, हाई ड्रिंक की महफिल जम गई। धीरे धीरे हम दोनों पर नशा हावी होता गया। खाना खाने के बाद रात में मैं मोनिका के ही घर सो गया। सुबह जब नींद खुली तो मेरा सर बहुत भारी था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार हार्ड ड्रिंक का सेवन किया था। थोड़ी देर बाद मोनिका मेरे लिए सुबह की चाय लेकर आई तो मैंने औपचारिकतावश कहा, मुझे माफ कर दो। कल रात मुझ पर नशा इतना हावी हो गया था कि मैं उठकर अपने घर तक नहीं जा पाया। मोनिका ने कहा, माफी किस बात की? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस फिर क्या था, यह सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया। हर वीकेंड पर मैं और मोनिका साथ ही शाम को आने लगे और मैं भी धीरे धीरे बनारस की आबो हवा को भूलकर बेंगलुरु की आबो हवा में घुलने लगा। एक दिन नशे में मैंने मोनिका से कहा, मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मोनिका चौंकी। मुझसे प्यार करते हो? यह बात तो समझ में आती है, लेकिन इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी हम नशे में हैं, कल बात करते हैं। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन उसके घर से निकलते ही मैंने उसके सामने यह बात दोबारा दोहराई। उसने कहा, विनय, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम को सोचकर बताता हूँ। मैंने इस बारे में बहुत विचार किया कि किसी लड़की के साथ रहना है, वो भी बिना शादी के। घर पे पता लगेगा तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पर पता कैसे लगेगा? मोनिका के प्रति मेरी चाहत इतनी ज्यादा थी कि मैं इस अवसर को मना नहीं कर पाया। मैं और मोनिका एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर बीच मेरी मेहनत की वजह से मेरी सैलरी बढ़ती चली गई। इसी बीच मैंने बैंक से लोन लेकर एक बड़ी कार खरीद ली। अब मैं और मोनिका उसी कार से ऑफिस आने जाने लगे। एक दिन मोनिका ने मुझसे कहा, विनय, अब हम लोग को लिव इन रिलेशनशिप में रहते काफी दिन हो गए हैं। अब हम लोगों को शादी के बारे में सोचना चाहिए। पर हम लोग शादी से पहले एक घर खरीद ले तो कैसा रहेगा? मैंने बिना सोचे समझे कहा, मोनिका, तुम चिंता मत करो, घर के बारे में पता करता हूँ। बस फिर क्या था, थोड़े ही समय में भारी ब्याज पर बैंक से लोन ले लिया और घर खरीद लिया। थोड़े ही समय में हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब हमने जल्दी ही शादी करने का फैसला किया। मुझे अभी यह महसूस होने लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर मेरी सोच गलत थी। एक दिन जब हम ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस के हेड ने हम सबकी एक तुरंत मीटिंग बुलाई और कहा, इस समय मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अंततः कंपनी ने यह फैसला किया है कि कुछ एम्प्लॉय नौकरी से निकाले जाएंगे। शुक्रवार को निकाले गए एम्प्लॉय की लिस्ट लगा दी जाएगी। उन्हें 2 महीने की सैलरी एडवांस में दी जाएगी। इसके बाद उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सारे एम्प्लॉय के चेहरे उतर गए। मेरी तो जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं और मोनिका एक दूसरे को देखने लगे। मीटिंग बर्खास्त हुई। मैं सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा, अगर मेरा नाम लिस्ट में हुआ तो नौकरी तो आज नहीं कल दूसरी मिल जाएगी, पर बैंक का लोन मैं कैसे चुकता करूंगा? कैसे मेरा गुजारा बेंगलुरु में होगा? ऐसे में तो शादी का ख्याल मेरे जेहन से उतर ही गया। पीछे से आकर मोनिका ने आवाज दी, विनय, क्या हुआ? मैंने कहा,
मैं सोच रहा हूँ अगर लिस्ट में मेरा नाम हुआ तो क्या होगा। मोनिका बोली, अरे घबराते क्यों हो, मेरे पास अभी काफी सेविंग है। अगर हम दोनों में से एक की भी नौकरी बच गई तो बेंगलुरु में रहने की समस्या हल हो जाएगी। मोनिका की बातों से मुझे काफी बल मिला, पर चिंता से काफी व्यग्र थी और मैं शुक्रवार को आने वाली लिस्ट का इंतजार करने लगा। वह मनहूस दिन आ गया। मेरा नाम लिस्ट में था, पर मोनिका की नौकरी बच गई थी। 2 महीने की अग्रिम सैलरी के साथ मैं भारी मन से ऑफिस से घर को लौट आया। थोड़ी देर बाद मोनिका घर आई और बोली, विनय, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और हाँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था इतना आसान नहीं है। दूसरे दिन मैंने अपने बायोडाटा प्लेसमेंट एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया, पर किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सबने यही कहा, इस वक्त मार्केट बहुत खराब है, आपको ठीक नौकरी मिलने में समय लग सकता है। मेरी नौकरी जाने की चिंता, ऊपर से बैंक की भारी ब्याज दर, मैं उदास मन से घर लौट आया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। मुझे नौकरी के लिए कहीं से भी कॉल नहीं आई। मोनिका सुबह ऑफिस चली जाती थी और मैं घर में बैठे बैठे इंटरव्यू की कॉल आने का इंतजार करता रहता। समय के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जो मेरी थोड़ी सी सेविंग बची थी वो बैंक की किस्त में जा रही थी। अब हालत यह हो गई कि मैं मोनिका के पैसे पर निर्भर रहने लगा। एक दिन मैंने मोनिका से कहा, हो सकता है मुझे अच्छी जॉब मिलने में कुछ और समय लग जाए। ऐसा करते हैं, कार और घर बेच देते हैं। मोनिका ने तुरंत कहा कि सच पूछो तो मेरे मन में यह बात पहले से ही आ रही थी। मैंने कहा कि लेकिन हम रहेंगे कहाँ? ऐसा करते हैं, एक साथ किराए का मकान ले लेते हैं। मोनिका ने कहा, अब हम अलग अलग पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगे। तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पेइंग गेस्ट का खर्चा उठा लूंगी। मुझे मोनिका की यह बात बड़ी अजीब सी लगी, पर मेरे पास इस समय मोनिका के पैसों पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। नौकरी जाने के बाद मुझे अपने घर बताने में डर लग रहा था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इस दौरान मैंने काफी कंपनियों के इंटरव्यू दिए, पर मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक दिन मोनिका ने मुझसे कहा, विनय, तुम्हें अब अपना कोई और इंतजाम करना होगा, क्योंकि मेरा परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो रहा है और धीरे धीरे मेरे अपने खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं अधिक से अधिक 1 महीने तक तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। मुझे लगा शायद मोनिका ने ठीक ही कहा। उस दिन शाम को मैं एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टीचर की हैसियत से इंटरव्यू देने के लिए गया। मुझे 10,000 प्रति माह पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। कहाँ इतना हैवी सैलरी पैकेज और कहाँ 10,000 पर माह, पर मुझे रहने करने के लिए कुछ तो करना ही था। मैंने बेंगलुरु में एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और अपना जीवन बसर करने लगा। पर इस बीच मैं लगातार इंटरव्यू देता रहा, पर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। इन दिनों में मोनिका से मेरी बातचीत बहुत कम हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि समय के साथ मोनिका इतनी बदल जाएगी। थोड़ी सी सफलता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं शायद जिंदगी जीने के मायने भूल गया था। एक शाम ऐसे ही मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आकर घर पर लेटा था, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो पाया मोनिका खड़ी थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने आते ही पूछा कि अभी कोई नौकरी मिली कि नहीं। कहाँ? मैंने कहा, अभी नहीं, संघर्ष जारी है। मोनिका ने कहा, यही जिंदगी है, अगर तुम रुक जाते हो तो तुमको छोड़कर सब आगे चले जाते हैं। कोई तुम्हारा रुक कर इंतजार नहीं करेगा। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मोनिका ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोली, मेरी शादी का कार्ड है। अगले महीने में मैं और सुधीर शादी करने जा रहे हैं। इतना कहकर बिना कोई उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह कमरे से बाहर निकल गई। मुझे यह अफसोस नहीं हो रहा था कि मोनिका शादी कर रही है, मुझे यह खराब लग रहा था कि सुधीर के साथ।
उस दिन मुझे एहसास हुआ शायद वाकई मैं इस जमाने के लायक नहीं। लोग भाग रहे हैं और मैं काफी पीछे रह गया हूँ। उस दिन मेरा हौसला इतना टूट गया कि मैं मोनिका और सुधीर की शादी के अगले दिन अपना सामान पैक करके सदा सदा के लिए बेंगलुरु से बनारस को रवाना हो गया। मैं बनारस लौटकर बड़ा गुमसुम रहने लगा। मम्मी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब मैं छत पर टहल रहा था तो पापा पीछे से आए और प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और पूछा, बेटा क्या बात है? जब से बेंगलुरु से आए हो काफी उदास हो। बस इतनी सी बात थी कि मैं रो पड़ा था। मैंने कहा, पापा नौकरी छूट गई। पापा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं जिंदा हूँ। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था और अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। बेटा, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तो खुश हूँ तुम्हें इसका अनुभव बहुत जल्द हो गया। अब तुम हायर एजुकेशन की तैयारी करो। मैंने कहा कि पापा मैं अब एमबीए की तैयारी करना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बिल्कुल ठीक। जब तक चाहो तब तक तैयारी कर सकते हो। मुझे इस सदमे से उबरने में थोड़ा वक्त लग गया। कड़ी मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन आईआईएम अहमदाबाद में हो गया। मैंने एमबीए की डिग्री वहां से हासिल की और मुझे दिल्ली में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। पर इस बार मेरे व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया था। मैंने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत की और लगभग 10 साल बाद उस कंपनी का सीईओ नियुक्त हुआ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैंने अपने सेक्रेटरी मलिक को बुलाया और कहा, मलिक तुम्हें पता है बेंगलुरु की 2 कंपनियों को हमारी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। मैं चाहता हूं कि उनमें से हम कुछ एम्प्लॉय को रख कर बाकी सबको नौकरी से निकाल दें। इसलिए मैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ एक फाइनल मीटिंग करना चाहता हूं। मलिक ने कहा कि ठीक है सर, कल हम बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं कंपनी को सूचना भिजवा देता हूँ। दूसरे दिन जैसे ही विनय ने उस कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही सारे एम्प्लॉयज खड़े हो गए। विनय कुर्सी पर बैठ गया। सबसे पहले उसकी नजर सुधीर और मोनिका से जा मिली। नजर मिलते ही सुधीर और मोनिका ने अपने चेहरे को नीचा कर लिया। विनय ने कहा, आप सबको पता है कि आपकी कंपनी को हमारी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। अब हमें सारे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। नौकरी से निकाले गए एम्प्लॉयज की लिस्ट आपके कंपनी के गेट पर शुक्रवार को चिपका दी जाएगी। 2 महीने की सैलरी के एडवांस के साथ अब आपको कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। मैं और मलिक वापस दिल्ली लौट आए। मलिक और मैं मिलकर लिस्ट फाइनल कर रहे थे कि मलिक ने कहा, मैंने सारे एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया है। इनमें से 2 एम्प्लॉय सुधीर और मोनिका पति पत्नी हैं। मेरे सुझाव से दोनों में से एक को ही नौकरी से निकालना चाहिए। मैंने कहा, मलिक तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें कौन सही लग रहा है? मलिक बोला कि मोनिका को नौकरी पर रख लेना चाहिए, सुधीर को निकालते हैं। मोनिका औरत है, अब इस उम्र में कहाँ नौकरी के लिए दौड़ेगी भागेगी। सुधीर मर्द है, दूसरी नौकरी उसे आसानी से मिल जाएगी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और बोला, मलिक ऐसा करो, मोनिका को नौकरी से निकाल दो। मलिक बोला, क्यों सर, क्या आप सुधीर को जानते हैं? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं मोनिका को पहचानता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं चाहता तो दोनों को नौकरी से निकाल देता, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक समय मोनिका और सुधीर की वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।